Hello children, from this video we are going to start our study of cell organelles. जैसा कि आप जानते हैं सेल ऑर्गेनेल्स वो छोटे कंपोनेंट होते हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले जो सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच। और आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ लिक्विड ही नहीं होता, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं और उसके साथ साथ इसमें बायोकेमिकल्स भी होते हैं, इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब इम्पोर्टेंट विटामिन्स, ये सब भी पाए जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म का एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको हम साइटोसॉल कहते हैं। और साइटोसॉल 90% वाटर का बना होता है और उसमें 10% बायोकेमिकल्स होते हैं। 10% पार्ट में बायोकेमिकल पाया जाता है साइटोसॉल के अंदर। और आप देखेंगे कि साइटोसॉल के अंदर ही तैरता हुआ पाया जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स वैसे स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं सेल के जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि आप देखेंगे कि एक सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल है। ये इसका जो फंक्शन है वो सेल के अंदर एनर्जी का सिंथेसिस करना होता है। ये सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। उसी तरह से आप देखेंगे एक और सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है सेल का। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो स्मॉल कंपोनेंट होते हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले, जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आइए सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे और वो सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के, इसका जो लोकेशन है वो न्यूक्लियस से बिल्कुल सटा हुआ रहता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है उससे जुड़ा रहता है ये, और इसका जो विस्तार होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक चला जाता है। तो न्यूक्लियस से सटा हुआ, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच ये ऑर्गेनेल पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म में बहुत ही ज़्यादा विस्तार होता है इस सेल ऑर्गेनेल का। और आप देखेंगे कि ये एक तरह से नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का। ये मेम्ब्रेन का बहुत सारे नेटवर्क आपको इस ऑर्गेनेल में देखने को मिलेंगे। और मेम्ब्रेन का जो फॉर्म है वो आप देखेंगे, आगे हम देखने वाले हैं। वो 3 फॉर्म में मेम्ब्रेन यहाँ पर पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आप देख सकते हैं वो तो 3 फॉर्म होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये 3 तरह के मेम्ब्रेन पाए जाते हैं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो पहला मेम्ब्रेन है देखें सिस्टर्नी, इसमें जो मेम्ब्रेन होता है वो बिल्कुल चिपटे हुए थैली जैसा होता है। एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड मेम्ब्रेन है ये, और चारों तरफ से इस तरह से घिरा हुआ है मेम्ब्रेन। एक चिपटे हुए थैली जैसा होता है, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखें वेसिकल्स जो होते हैं, ये अंडाकार मेम्ब्रेन होते हैं जो बिल्कुल ओवल शेप के होते हैं, चारों तरफ से ये भी घिरे रहते हैं। और जबकि आप ट्यूब्यूल्स को देखें तो ट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच्ड होता है, उसमें बहुत सारी ट्यूब्यूल्स में बहुत सारी शाखाएं भी पाई जाती हैं। तो ये 3 तरह के मेम्ब्रेन्स होते हैं जो पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देख सकते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर है ये राइबोसोम को रिप्रेजेंट करता है। जबकि यहाँ पर आप देखें इस पोर्शन में डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो जहाँ पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर अब्सेंट होता है उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन के नेटवर्क का बना होता है, जिसमें नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है और ये पूरे सेल में फैला रहता है, इसका नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, और ये न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है, कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपने ऊपर डायग्राम में भी देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़ा रहता है और उसके मेम्ब्रेन का जो विस्तार होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा सकता है। और ये 3 फॉर्म, मेम्ब्रेन के 3 फॉर्म का बना होता है। तीनों फॉर्म के नाम हैं सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स। फिर हमने देखा इसके 2 टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER भी कहा जाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे SER भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें उसकी सतह के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो सतह होता है वो खुरदुरा नज़र आता है, खुरदुरा लगता है, इसलिए उसे रफ कहा जाता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं और उसका सतह बिल्कुल स्मूथ दिखता है, बिल्कुल चिकना दिखता है, इसलिए उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सिस्टर्नी का बना होता है। जो आपने देखा चिपटी हुई जो थैलियाँ होती हैं बिल्कुल उस आकार के मेम्ब्रेन का बना होता है, ये सिस्टर्नी का बना होता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है और इसका काम प्रोटीन का निर्माण करना होता है, ये प्रोटीन बनाता है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वेसिकल और ट्यूब्यूल्स का बना होता है। इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं और ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्टूडेंट्स हम इनके फंक्शंस देखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील है एक सेल का, और इसलिए इसके बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये सेल का एक ढांचा तैयार करता है, एक स्केलेटल फ्रेमवर्क तैयार करता है। क्योंकि आप देखें कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड है, उसमें इसके मेम्ब्रेन की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के प्रेजेंस होने की वजह से एक स्केलेटल फ्रेमवर्क, एक मजबूती मिलती है सेल को, एक आधारभूत संरचना जो है वो सेल का बनता है। तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये सेल को। और आप देखेंगे क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में बहुत इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसका जो नेटवर्क होता है बहुत डेंस होता है, इसलिए एक तरह से इसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट का निर्माण करने के लिए भी जाना जाता है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म और कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द स्पेस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आप देखेंगे इसका जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि ये न्यूक्लियर मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक रास्ता प्रोवाइड करता है। इसे कोई भी न्यूक्लियस से कोई भी मटेरियल आएगा वो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए फिर ये सिक्रीट होकर के दूसरे सेल ऑर्गेनील तक या फिर साइटोप्लाज्म के दूसरे पार्ट तक जाता है। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब आप जो आप इसके मेम्ब्रेन्स देख रहे हैं, जो ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं, या फिर जो सिस्टर्नी देख रहे हैं, या फिर जो वेसिकल्स हैं, वो न्यूक्लियर मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। फिर आप देखें थर्ड पॉइंट, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, फैट का निर्माण करता है। एंड इन द फोर्थ पॉइंट ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इन द फिफ्थ पॉइंट आप देखिए, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो लिपिड और प्रोटीन का निर्माण सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बहुत अहम भूमिका होती है। इसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक फंक्शन देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं 6th पॉइंट में, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो लीवर सेल्स में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स के लीवर में। स्टूडेंट वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं स्पेशली जिनके बॉडी में बोन्स पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बॉडी में बोन्स नहीं होते हैं, उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। जैसे कि ऑक्टोपस एक इनवर्टिब्रेट है ना। आगे आप क्लास 9th में ही डायवर्सिटी चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपली वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विच हैव बोन्स इन देयर बॉडी। तो वर्टिब्रेट्स के लीवर में पाया जाने वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस किसी ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम कर लिया, किसी वर्टिब्रेट ने ले लिया, खा लिया,
तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये टॉक्सिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉइजनस सब्सटेंस को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। जैसे कोई पॉइजनस ड्रग कोई ऑर्गेनिज्म या कोई ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर लेता है तो उसका जो लीवर सेल होता है वो उसकी कोशिश रहती है कि उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम किया जा सके, उस टॉक्सिन को रिमूव किया जा सके बॉडी से। फिर आप देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, ये तो हम पहले ही जानते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों होते हैं उसका निर्माण करता है। फिर फॉस्फोलिपिड जिसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल और लिपिड दोनों होते हैं। और फिर कोलेस्ट्रॉल जो कि एक फैटी सब्सटेंस है, इनका निर्माण भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और हमने देखा था कि ये तीनों ही जो सब्सटेंस हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी कंपोनेंट्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं। तो इन सब का निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। फिर आप देखिए स्टूडेंट 8th पॉइंट में ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्टेरॉइड हार्मोन्स, फैट हार्मोन भी जिसे कहते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, ये फैट हार्मोन्स हैं और इनका निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। हार्मोन्स स्टूडेंट्स ये फैट्स और प्रोटीन्स दोनों के हो सकते हैं, लेकिन जो एंजाइम होते हैं वो हमेशा प्रोटीन ही होते हैं। इसलिए आप देखेंगे पॉइंट नंबर 9 में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम का निर्माण करता है और लाइसोसोम के अंदर हम जानते हैं उसके अंदर बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। तो उसके अंदर पाए जाने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उस एंजाइम में होते हैं प्रोटीन। और उसके बाद स्टूडेंट 10th पॉइंट में हम देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के हार्मोन का सिंथेसिस करता है। वो हार्मोन जिनके कंपोनेंट प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, जैसे कि इंसुलिन। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है हमारे बॉडी में, उसमें वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। तो उसका जो निर्माण है, इंसुलिन हार्मोन का जो फॉर्मेशन है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो स्टूडेंट आज के क्लास में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। आगे के क्लासेस में हम पढ़ेंगे और भी आगे दूसरे सेल ऑर्गेनील के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।